हाय दोस्तों। इस वीडियो में अपन क्लासिक इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड का जो आईपीओ है, जो एसएमई आईपीओ है, इसके बारे में अपन थोड़ा कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे और इस आईपीओ को अपन अच्छे से रिव्यू करेंगे, जीएमपी वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि इस आईपीओ में अपन को क्या करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले देखना ज़रूरी ये होगा कि ये कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कंपनी क्या है, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स बनाती है और साथ में एमआईजी वायर्स बनाती है। अब ये इलेक्ट्रोड्स या फिर एमआईजी वायर्स किस में काम आते हैं? ये वेल्डिंग में काम आते हैं। वेल्डिंग में जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी दो मेटल हैं, अगर उनको चिपकाना है तो उनको चिपकाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो ये इलेक्ट्रोड्स है। तो जैसे कोई नई मशीनरी वगैरह बनती है या फिर कोई मशीनरी को हमको अगर रिपेयर करनी होती है तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स का यूज़ आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो वेल्डिंग हो रही है ना, यहाँ पर ये जो स्टिक है इसको यहाँ पर इलेक्ट्रोड बोला गया है। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये मेल्ट होता है। तो ये मेल्ट होता है और यहाँ पर मेल्ट होके जो मेटल्स है उनको जॉइन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये एमआईजी वायर है। ये जो पाइप देख रहे हैं ना आप, इसमें से जो यहाँ पर गैस निकल रही है ये एमआईजी वायर है यहाँ पे। तो दोनों का केस क्या है, वहाँ पे वेल्डिंग का पर्पस है। लेकिन देखिए एमआईजी वायर्स और ये इलेक्ट्रोड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये खुद पिघलता है। तो जैसे-जैसे ये पिघलता है, ये डिस्टेंस जो है ये कम होता जाता है। तो फिर नया इलेक्ट्रोड डालना पड़ता है। मतलब थोड़ा बहुत यूज़ किया, फिर उसके बाद जो नया इलेक्ट्रोड है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप वायर देख रहे हैं, इससे क्या है कि कंटीन्यूअस यहाँ पर मेट जो वेल्डिंग है वो होती रहती है। कंटीन्यूअस वायर यहाँ पे इस पाइप के थ्रू निकलते रहते हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ पर ये मेल्ट होके यहाँ पर पिघलने का काम करता रहता है। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ईज़ी हो जाती है एमआईजी वायर्स में। लेकिन जो इसका इक्विपमेंट है, ये थोड़ा हैवी होता है और इसका जो इक्विपमेंट है, ये थोड़ा लाइट होता है। तो ये अलग-अलग यूज़ केस इनकी जो भी इनका पर्पस है, उसके हिसाब से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, देखिए यहाँ पे जो वेल्डिंग का काम है, यहाँ पे आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। कोई रेलवे से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वेल्डिंग की। और यहाँ पे शिप बिल्डिंग में भी आप अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको वेल्डिंग मशीनरी या फिर जो पार्ट्स हैं, उनको डेवलप करने में ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप कोई रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। या फिर पावर सेक्टर में अगर आप हैं, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। या फिर आप डिफेंस सेक्टर में भी हैं, तो वहाँ पर आपको अलग-अलग यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डिपेंड करता है, देखिए रेलवेज़ में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का यूज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को ईज़िली कैरी किया जा सकता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोड्स का मोस्टली यूज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर अपन एमआईजी वायर्स देख सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे ये एक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है मशीन्स की, वहाँ पर हम इनको मैन्युफैक्चर करने में या फिर कह सकते हैं कि बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ये जानना है कि कंपनी करती क्या है और फ्यूचर में इसका कैसा ग्रोथ होने वाला है। तो आपने यहाँ पे कंपनी के अलग-अलग यूज़ केस देख लिए कि कंपनी कहाँ-कहाँ अपना प्रोडक्ट्स को यूज़ मतलब होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। तो जब तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा, जब तक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, तब तक इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। बाकी इस कंपनी के ऊपर है कि ये अपनी कंपनी की अपनी ग्रोथ आगे कैसे लेके जाती है। आईपीओ के प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस ₹87 पर सेट किया गया है और जीएमपी की बात करी जाए तो जीएमपी यहाँ पे 23% का दिखाई दे रहा है। तो 22 अगस्त से ये आईपीओ स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 26 अगस्त आपको देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट आपको यहाँ पे 28 अगस्त को रात को स्टार्ट हो जाएगा और लिस्टिंग अपन को यहाँ पे 1 सितंबर को देखने को मिलेगी। तो इश्यू साइज़ की बात कर ली जाए तो इश्यू साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि ये एसएमई कंपनी है। तो 39 करोड़ का यहाँ पे ये आईपीओ आने जा रहा है। तो ये यहाँ पर अपना जो एक्सपेंशन है, वहाँ पर ये अपना पैसा यूज़ करने वाला है। साथ में थोड़ा-सा कंपनी का जो डेब्ट है, उसको ये चुकाने में अपना ये पैसा यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा डेटा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसएमई जो आईपीओ है, यहाँ पर आपका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है अमाउंट करने का। तो यहाँ पर अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे मिनिमम। और मतलब मिनिमम क्या, यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 लॉट ही अप्लाई कर पाएँगे, ना कम ना ज़्यादा। और शेयर्स जो आपको रहेंगे वो 30 टू 100 शेयर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। और अमाउंट देखें यहाँ पे आपका 2,78,400 का आपको अमाउंट यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा, अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। अब देखिए इतना आपने अमाउंट अप्लाई किया, अगर बाय चांस आपको आईपीओ मिलता है और जीएमपी कितना चल रहा है? जीएमपी करंट की डेट में चल रहा है 23% का। तो अगर जीएमपी के रेट पे ही ये आईपीओ लिस्ट होता है, तो यहाँ पर आपको, अगर आप दोनों लॉट सेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 64,000 का प्रॉफिट देखने को
मिल सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकता है, बाकी मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में कुछ भी ऊपर-नीचे चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये जीएनपी जितना दिखा रहा है मार्केट इससे ऊपर लिस्ट हो जाए और हो सकता है कि थोड़ा नीचे लिस्ट हो जाए। तो ये हमको इसलिए अगर हम किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ओवरऑल जो डेटा है वो देख के हमको अप्लाई करना चाहिए। अकेले जीएमपी के बेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसलिए वो डेटा भी अपन आगे देखेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 3 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। 4800 शेयर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको जो अमाउंट होगा वो 4,17,600 का अमाउंट यहाँ पर आपका ब्लॉक होगा। अब अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं और आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है और जीएमपी के हिसाब से जो 23% के जीएमपी के हिसाब से अगर अपन लिस्टिंग देखें, यहाँ पर आपको रुपीज़ 1,08,000 का जो अमाउंट है, इतना आपको यहाँ पर प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉफ़िट जो है काफ़ी ज़्यादा अपन को देखने को मिल सकता है इस आईपीओ में अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन ये जैसे मैंने पहले बताया अगर इस जीएमपी पर लीड करता है तो। अब अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 8 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे और 12,800 शेयर्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और आपको जो अमाउंट रहेगा ब्लॉक करने के लिए वो रहेगा 11,13,600। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर आप बिग एचएनआई में आप कितना भी अप्लाई कर लें, अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको 3 लॉट ही मिलेंगे और जो आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट होगा वो यहाँ पर 4,17,600 डिडक्ट होगा और आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो 4,800 के होगा। तो यहाँ पर बिग एचएनआई में बस अप्लाई करने का मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अमाउंट जो है ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी बढ़ के निकलती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रही है, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 से लेकर फ़ेब 2025 तक का डेटा यहाँ पर प्रेज़ेंट है। तो देखिए 2022 में मार्जिन 134.3 करोड़ था, वो इंक्रीज़ हुआ है 2023 में 151 करोड़, 2024 में 194 करोड़ और यहाँ पर अगर अपन ये जो 11 मंथ्स का जो डेटा है, ये चेक करते हैं तो यहाँ पर 187.9 करोड़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2024 से 2025 का जो डेटा है वो अपन को थोड़ा-सा फ्लैट दिखाई दे रहा है, इसमें अपन को ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बाकी के और सालों में अपन को ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो सीएजीआर मतलब साल भर साल जो कितनी ग्रोथ हो रही है वो अगर अपन रेट देखते हैं तो यहाँ पे 15.1% सीएजीआर अपन को दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कि कंपनी अपना रेवेन्यू तो अर्न कर रहा है लेकिन रेवेन्यू के बाद जो खर्चे निकाल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो कंपनी कितना निकाल रहा है। तो 2022 में देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.5 करोड़ के आसपास, वो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 2023 में 2 करोड़। उसके बाद देखिए 2024 में कितना ज़्यादा जंप आया है, 6 गुना यहाँ पर ज़्यादा जंप आया है, आपको 12 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो 11 मंथ्स का डेटा है फ़रवरी तक, वहाँ पर आपको 9.57 करोड़, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी-सी अपन को यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रही है। सीएजीआर ग्रोथ अगर अपन देखते हैं कि साल बर साल कितना ग्रोथ अपन को 2022 से 2025 तक का अगर आप निकालते हैं, तो वो अपन को 91.1% देखने को मिल रहा है कि साल बर साल इतना अपन को ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ से जो प्रॉफिट जंप हुआ है, वो सीधे 12 करोड़ पे यहाँ पे प्रॉफिट अपन को जंप दिखाई दे रहा है 2024 में। अब कंपनी के कर्जे की बात कर ले जाती हैं, तो 2022 में कंपनी का कर्जा था 40.2 करोड़, ये इंक्रीज़ हुआ है 2023 में, 2024 में भी इंक्रीज़ हुआ है 46 करोड़ और यहाँ पे 11 मंथ्स का डेटा है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो साल भर साल इंक्रीज़ हो रहा है वो 13.1% के हिसाब से अपन कह सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। रिसेंटली बस थोड़ा-सा फ्लैट अपन को दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी कंपनी का स्टार्टिंग से बहुत अच्छा दिखाई दिया है, बस रिसेंटली थोड़ा-सा फ्लैट दिखाई दिया है। और साथ में कंपनी की बोरिंग्स भी क्या है, इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो थोड़ी-सी लोअर एंड पे इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये डेटा देखते हुए कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो डेटा है, वो काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पे अपन कह सकते हैं। अब कुछ और इंडिकेटर्स को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक जो एनालिसिस होती है वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो 24.6% का डेटा यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उस पे अगर अपन देखते हैं तो 17.68% का जो डेटा है काफ़ी अच्छा डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का थोड़ा-सा ज़्यादा है 1.23, मतलब कि कंपनी के पास कितना कर्जा है, कंपनी ओनर्स ने कितना पैसा लगाया है, उसका अगर अपन रेशियो निकालें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हल्का-सा हायर साइड पे है, हल्का-सा हायर साइड पे है। इसको अपन हायर साइड पे लिख देते हैं, हायर साइड पे है। बस ये अगर थोड़ा-सा हायर साइड पे है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपन को यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो अपन इसको थोड़ा-सा इग्नोर करके चल सकते हैं। अगर फ्यूचर में
ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है फ्यूचर में भी अगर अच्छी बनी रहती है, तो इससे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करिए तो यहाँ पे 5.1% का है, तो ये भी अपन कह सकते हैं कि ओके, ओके यहाँ पे डेटा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको अपन वैल्यूएशन बोलते हैं, उसको अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी किस प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी आ रही है, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर मान लीजिए वो ₹10 पे लेकर आई है अपना प्रोडक्ट और मार्केट में अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ₹8 का मिल रहा है, तो आप ऐसे ₹10 वाले प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे? अगर कोई प्रोडक्ट ₹6 का कंपनी लेके आएगी, तो ही ना उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट ₹8 में मिल रहा होगा तो। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे जो वैल्यूएशन वाली चीज़ है, अपन कंपनी का जो पीई रेशियो होता है ना, उससे चेक करते हैं। तो यहाँ पर पीई रेशियो का मतलब क्या है कि यहाँ पे पीई रेशियो कंपनी का है 15। इसका मतलब है कि अगर कंपनी अपन को ₹1 अर्न करके दे रही है, तो उसके लिए अपन कंपनी को ₹15 दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो है इस कंपनी का पीई रेशियो। अब जो लिस्टेड कंपनी है, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं, उनका जो पीई रेशियो है वो अपन को चेक करना पड़ेगा कि अगर अपन ₹1 अर्न कर रहे हैं, तो इस ₹1 के पीछे अपन कितना रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि 3 कंपनी को मैं लेके आया हूँ, डीएच इंडिया, अडोर बिल्डिंग और डिफ्यूजन इंजीनियर। तो उन तीनों कंपनी का अपन पीई रेशियो चेक करेंगे। तो डीएच इंडिया का पीई रेशियो आप देखेंगे तो पीई रेशियो यहाँ पर 28 का है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ₹1 अर्न करने के लिए अपन को ₹28 देने पड़ रहे हैं। और इधर देखिए 36 का है अडोर बिल्डिंग का, तो ₹1 अर्न करने के लिए अपन को 36.8 यहाँ पर रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं डिफ्यूजन इंजीनियर्स की बात करें तो ₹1 अर्न करने के लिए अपन को ₹31 देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपनी कंपनी आईपीओ लेके आई है, यहाँ पे तो सिर्फ अपन को ₹15 देने पड़ रहे हैं ₹1 अर्न करने के लिए। तो कह सकते हैं कि अपनी जो क्लासिक इलेक्ट्रोड्स की जो आईपीओ है, वो अपन को एक फेयर वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है। तो फेयर वैल्यूएशन पर है और फाइनेंशियल जो डेटा है वो भी कंपनी का अच्छा है। तो इस आईपीओ में इन सारे डेटा को देखते हुए मैं तो यहाँ पर फुल फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो फंड हमारा अनब्लॉक होगा, वो आगे का जो आईपीओ आने जा रहे हैं, जैसे कि विक्रन इंजीनियरिंग का जो आईपीओ आ रहा है, तब तक ये फंड क्या है, अनब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस आईपीओ में फुल फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ। आपका क्या डिसीजन बनता है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।